स्वागत है आपका स्वयं की गणित में। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए साइंस की क्लास लेके आए। तो आइए चलिए क्लास शुरू करते हैं। शून्य केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक पदार्थ होगा। तो शून्य केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक पदार्थ होगा तो कैसा होगा? तो शून्य केल्विन ताप पर जो शुद्ध अर्धचालक पदार्थ होगा वो कैसा होगा? वो क्या सुचालक होगा उसमें का, या कुचालक होगा, या अर्धचालक होगा? तो वो जो शून्य केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक पदार्थ होगा वो होगा ऊष्मा का कुचालक होगा। क्या होगा? वो ऊष्मा का कुचालक होगा। कुचालक किन्हें कहते? तो कुचालक वो होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होता है। जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होता है वो कुचालक कहते हैं। और सुचालक वो होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह पूर्णतः होता है। जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो क्या प्रवाह होता है पूर्णतः, तो वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं सुचालक कहलाते हैं। और अर्धचालक वो होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह कभी होता है कभी नहीं होता है। यानी कि कभी कभी वो विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं, कभी नहीं होने देते हैं। तो विद्युत धारा जो अर्धचालक उसमें आ जाते हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर हो गए। तो ट्रांजिस्टर क्या होते हैं? तो ये ट्रांजिस्टर सारे होते हैं वो अर्धचालक होते हैं, यानी कि उन्हें सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो अर्धचालक होते हैं। प्रतिरोध क्या होता है? जो प्रतिरोध होता है वो धारा के प्रवाह का विरोध करता है। यानी कि अगर धारा इतनी जा रही है कहीं से, तो अगर उसमें प्रतिरोध लगा देंगे तो धारा क्या हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। यानी कि धारा को प्रवाह को कम कर देता है, यानी कि धारा के प्रवाह को रोक देता है। मान लो ये कोई पाइप है, इससे धारा बह रही है, यहाँ पर हमने प्रतिरोध लगा दिया तो धारा का प्रवाह यूं हो जाएगा, यानी कि इतनी यहाँ पर धारा रुक जाएगी। यानी कि धारा के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम हो जाएंगे ऊपर, यानी कि धारा को पूर्णतः रूप से प्रवाह नहीं होने देगा। आगे जो है उसकी संख्या जरूरत के हिसाब से कम हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष में रेटिना के सामने प्रकाश का फोकस उत्पन्न होता है? तो कौन सा दृष्टि दोष है जिसमें रेटिना के सामने प्रकाश का फोकस उत्पन्न होता है? देखिए, तो सामान्य आंख में जो प्रकाश का फोकस बनता है देखिए किस प्रकार बनता है। देखिए, मान लीजिए ये किसी व्यक्ति की आंख है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर रेटिना है, यहाँ पर एक लेंस लगा हुआ। तो बाहर से किसी वस्तु को देखने पर उससे जो प्रकाश की किरणें जाएंगी वो लेंस से होते हुए, लेंस के माध्यम से इस बिंदु पर जाकर प्रतिबिंब बनाएगी। बिल्कुल ये डॉट पर जाकर प्रतिबिंब बनाएगी। लेकिन जब किसी व्यक्ति को दृष्टि दोष होता है, जब तक यानी कि पूछ रहा सामने प्रकाश, तो जब किसी व्यक्ति को सामने प्रकाश बनेगा, उसको कोई दोष होगा तो उसमें जो इससे प्रकाश होकर जाके वो रेटिना पे ना जब बन के रेटिना के पहले ही प्रतिबिंब बन जाएगा, तो उस प्रकार का दोष जिसे होता है उसमें होता है उसे निकट दृष्टि दोष होता है। कौन सा दोष होता है? तो उसमें निकट दृष्टि दोष होता है। मतलब कि उस व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो साफ दिखाई देंगी लेकिन दूर की वस्तुएं उसे नहीं दिखाई देती हैं, तो उसे निकट दृष्टि दोष होता है। इसके निवारण के लिए उसमें उसके चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जबकि दूरदृष्टि दोष क्या होता है? दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। दूरदृष्टि दोष में ये होता है, मान लो ये आंख है, तो यहाँ पर मान लो ये रेटिना है और ये लेंस है। तो यहाँ से जब कोई प्रकाश की किरण जाएगी तो वो जाके रेटिना पे ना जाके प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनाती है, इसलिए व्यक्ति को पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। और इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जबकि जरा दृष्टि दोष क्या होता है? जिस व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों ही होते हैं उसे कहते हैं जरा दृष्टि दोष। यानी कि उस व्यक्ति को ना ही पास की वस्तु साफ दिखेगी और ना ही दूर की वस्तु साफ दिखेगी। इसके लिए उसके चश्मे में ऊपर की ओर अवतल लेंस लगाया जाता है चश्मे में, और नीचे की ओर लगाया जाता है उत्तल लेंस लगाया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक है? तो इनमें से कौन सा है जो ऊष्मा का सुचालक है लेकिन विद्युत धारा का कुचालक हो जाएगा? तो कौन सा पदार्थ है जो ऊष्मा का सुचालक है और विद्युत धारा का कुचालक हो जाएगा? तो वो हो जाएगा अभ्रक है। अभ्रक जो है ये ऊष्मा का तो सुचालक है लेकिन विद्युत धारा का कुचालक, यानी कि इसमें ऊष्मा तो बह सकती है लेकिन विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तप्त जल थैलों के जल में का प्रयोग किया जाता है क्योंकि तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि तो तप्त जल में
के थैलों में जल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संहत चक्रिका दत्त सामग्री भंडारण की कौन सी प्रणाली है? तो एक संहत चक्रिका दत्त सामग्री भंडारण की कौन सी प्रणाली है? तो ये प्रणाली है कौन सी? तो ये है प्रकाशीय प्रणाली। कौन सी प्रणाली है? तो ये एक प्रकार की प्रकाशीय प्रणाली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उदाहरण है। तो पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उदाहरण क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी पर ही कोई वस्तु दूरी पर स्थित है तो उसे देखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? मान लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर कोई वस्तु एक यहाँ पर है और हम यहाँ से देख रहे हैं, तो यानी कि हम पृथ्वी पर ही देख रहे हैं किसी वस्तु को, तो उसको देखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो उसको देखने के लिए हम करेंगे पार्थिव दूरदर्शक का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? पृथ्वी पर ही उपस्थित किसी दूर की वस्तु को देखने के लिए हम लोग पार्थिव दूरदर्शक का प्रयोग करेंगे। जबकि ये खगोलीय दूरदर्शक क्या होता है? तो खगोलीय दूरदर्शक ये होता है जैसे कि हम पृथ्वी से किसी बाहर की वस्तु को देखना चाहें, पृथ्वी से अंतरिक्ष में किसी वस्तु को देखना चाहें तो खगोलीय दूरदर्शक का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखना चाहें तो हम क्या करेंगे? तो हम खगोलीय दूरदर्शक का प्रयोग करेंगे। या किसी तारे को देखना चाहें तो भी हम खगोलीय दूरदर्शक का प्रयोग करेंगे। जबकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को। यानी कि हम छोटी छोटी वस्तुओं को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। छोटी छोटी वस्तुओं से मतलब है कि जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देती हैं तो उनको देखने के लिए हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हो गया माइक्रोकॉन्डिया हो गया, जीवाणु हो गए, विषाणु हो गए, इनका प्रयोग इनको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। और ये आवर्धक लेंस क्या होता है? आवर्धक लेंस को ही मैग्नीफाइंग लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? मैग्नीफाइंग लेंस बोलते हैं। मतलब कि छोटी वस्तुओं को बड़ा देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो इसमें जो प्रयोग करते हैं हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। आप लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया होगा। जैसे कागज़ को जलाने के लिए सूर्य में धूप की रोशनी से कागज़ को जलाते हैं तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास ही होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश के परिक्षेपण के अध्ययन करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो हो जाएगा स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी ये भी बताया था, छोटी छोटी वस्तुओं को देखने के लिए जो आंखों से नहीं दिखाई देती हैं उसके लिए प्रयोग किया जाता है। और दूरबीन का प्रयोग किया जाता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। जबकि फोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो फोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। फोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए फोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो फोटोमीटर का प्रयोग किया जाएगा प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाएगा प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए। दूरबीन का प्रयोग किया जाएगा दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। जबकि सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाएगा जो आंखों से वस्तुएं हम नग्न आंखों से जो वस्तुएं हम देख नहीं सकते हैं उनको देखने के लिए प्रयोग किया जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीष्म काल में मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देती है? तो ग्रीष्म काल में मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देती है? तो जो ग्रीष्म काल में मरीचिका जो रेगिस्तान में दिखाई देती है मरीचिका, वो दिखाई देती है प्रकाश का पूर्ण आवर्तिक परावर्तन के कारण। किस कारण दिखाई देती है? तो ये ग्रीष्म काल में मरीचिका प्रकाश का पूर्ण आवर्तिक परावर्तन के कारण दिखाई देती है, जो कि हमेशा रेगिस्तान में ही दिखाई देती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के यंत्रों में आकार देखकर जान सकता है। तो कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में क्या अंतर देख के पहचान सकता है कि कौन सा ये सूक्ष्मदर्शी है और कौन सा ये दूरदर्शी? तो वो कैसे पहचानेगा? तो वो पहचानेगा लेंस की लंबाई और आकार देख के। कैसे पहचानेगा? लेंस की लंबाई और आकार देख के। सूक्ष्मदर्शी होगी वो छोटी होगी, जबकि दूरदर्शी है जो बहुत बड़ी होगी, जो उसमें बड़ा लेंस भी लगा होगा क्योंकि उससे दूर की वस्तुएं देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो प्रकाश को जो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कुल 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। कितना लगता है? प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्न किसका प्रयोग किया जाता है? ये अभी कुछ सेकंड पहले ही क्वेश्चन बताया था। इसका आप लोग आंसर कमेंट करके बताना। देखिए आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। ग्रीष्म काल में मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देती है? तो ग्रीष्म काल में मरीचिका किस घटना के कारण दिखाई देती है? इसका भी आप लोग आंसर कमेंट करिएगा। देखिए आप लोगों को कितना याद रहा है, कितना नहीं याद रहा है, इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोग क्लासेस ध्यान से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों को आंसर नहीं पता तो आप लोग वीडियो पीछे करके फिर से देख सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कारों के हेडलैम्प के प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? तो कारों के जो हेडलैम्प होते हैं वो प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? तो वो किस प्रकार के बने होते हैं या किससे बने होते हैं? तो वे बने होते हैं परवलयिक अवतल के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? वो परवलयिक अवतल के बने होते हैं। क्योंकि परवलयिक अवतल के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि जो अवतल लेंस होता है वो क्या करता है, प्रकाश को इधर उधर प्रकाश जो यहाँ से एंटर करता है उसको किसी एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। यानी कि फैले हुए प्रकाश को, जो बाहर से प्रकाश आ रहा है, उसको जाकर किसी एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। इसलिए कारों के हेडलैम्प में परवलयिक अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जबकि उत्तल लेंस क्या करेगा? अगर उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे तो वो बाहर से आ रहे प्रकाश को क्या करेगा? इधर उधर फैला देगा, यानी कि वो बढ़ा देगा प्रकाश को। जबकि अवतल लेंस किसी एक बिंदु पर केंद्रित कर देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? जो ये लैम्बर्ट नियम है वो किससे संबंधित है? तो ये जो लैम्बर्ट नियम है वो संबंधित है किससे? तो वो प्रदीप्ति से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो लैम्बर्ट नियम जो है वो प्रदीप्ति से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र में पानी के नीले होने का कारण क्या है? तो समुद्र में पानी के नीले होने का कारण क्या हो सकता है? तो देखिए आइए चलिए आंसर देखते हैं। इसमें समुद्र में पानी के नीले होने का कारण क्या हो सकता है? जल अणुओं द्वारा नीले रंग को छोड़कर ऐनी रंगों का अवशोषण करना। ये तो नहीं होगा, गलत होगा। जल अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन होना क्या हो सकता है? जल अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन होना, ये आंसर सही हो जाएगा। जबकि समुद्र जल के शुद्धता द्वारा नीले प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। समुद्र जल द्वारा नीले आकाश का अपरावर्तन भी नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है। तो प्रकाश किरण जो अत्यंत दिशिक हो वो क्या कहलाती है? तो वो जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है लेंजर कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश किरण पुंज जो अत्यधिक दिशिक हो वो कहलाती है, तो वो लेंजर कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेलीकास्ट किसे कहते हैं? तो टेलीकास्ट किसे कहते हैं? आप लोगों ने सुन रखा होगा टेलीकास्ट करना या टेलीकास्ट। तो टेलीकास्ट किसे कहते हैं? जो न्यूज रिपोर्टर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूज का डायरेक्ट कहीं किसी जगह से किसी दूसरी जगह पर प्रसारण करते हैं, उसे ही टेलीकास्ट करना कहते हैं। वो लाइव हो सकता है या रिकॉर्डेड हो सकता है, तो उसे ही टेलीकास्ट कह सकते हैं। तो कहते हैं मतलब कि, तो इसका आंसर हो जाएगा समाचारों और सूचना को, विषय वस्तु को टीवी के पर्दे पर फ्लैश करना, यानी कि प्रसारित करना या दिखाना, उसे ही टेलीकास्ट कहते हैं। तो टेलीकास्ट किसे कहेंगे? समाचारों और सूचना की विषय वस्तु को टीवी के पर्दे पर फ्लैश करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेफ्रिजरेटर में शीतलन किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन यानी कि ठंडा किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है? यानी कि रेफ्रिजरेटर जो है वो ठंडा किसकी वजह से किया जाता है या कैसे ठंडा की जाती है? तो वो जो रेफ्रिजरेटर है जो वो ठंडा किया जाता है वो किया जाता है संपीड़ित गैस के अकस्मात प्रसरण से। संपीड़ित गैस के अकस्मात प्रसरण, संपीड़ित मतलब कि गैस को बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है जिससे उसके बाद अचानक से छोड़ा जाता है तो गैस ठंडी हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा जिसकी अपेक्षा अधिक होती है? तो पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? तो पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा जो होती है वो किसकी अपेक्षा अधिक होती है? तो वो होती है अवरक्त किरणों की अपेक्षा अधिक होती है। किसकी अपेक्षा? तो वो अवरक्त किरणों की अपेक्षा अधिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दृष्टि स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? तो दृष्टि स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? तो ये जो दृष्टि स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य होता है वो होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक होता है। कितने से? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कंपन स्वरित द्विध्वज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, क्या यह किस कारण होती है? तो जब कंपन स्वरित द्विध्वज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, तो ये किस कारण होता है? तो ये होता है किसके कारण? तो ये होता है प्रणोदित कंपन के कारण। किसके कारण होता है? तो ये जो होता है प्रणोदित कंपन के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान चुंबकीय क्षेत्र किसे दर्शाया जाता है? तो समान चुंबकीय क्षेत्र है जो किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो जो समान चुंबकीय क्षेत्र है वो दर्शाया जाता है समांतर लाइनों द्वारा। किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो वो जो है समांतर लाइनों द्वारा दर्शाया जाता है। समान चुंबकीय क्षेत्र है जो वो समांतर लाइनों द्वारा दर्शाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच। तो किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष द्वारा गिराया गया चम्मच, तो वो क्या करेगा? अगर किसी उपग्रह के ऊपर कोई अंतरिक्ष यात्री चम्मच गिराएगा तो वो क्या होगा? क्या वो सीधा फंस पर गिर जाएगा, या अचल रहेगा, या उपग्रह की गति के अनुसरण करता रहेगा, या स्पर्श रेखा की दिशा में चला जाएगा? तो वो क्या करेगा? जब कोई अंतरिक्ष यात्री किसी उपग्रह में कोई चम्मच या कोई भी वस्तु मान लो गिराएगा तो वो हो जाएगा उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। क्या करेगा वो वस्तु? तो वो वस्तु उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण उठता है? तो लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? यानी कि लैंप की बत्ती को जब हम लोग जलाते हैं तो उसमें जो बत्ती जलती रहती है यानी कि डिब्बी में भरा हुआ तेल ऊपर चढ़ता रहता है, तो वो किसके कारण चढ़ता रहता है? तो वो चढ़ता रहता है केश की घटना के कारण। किसके कारण? तो वो केश की घटना के कारण यानी केशिकत्व के कारण ऊपर जो है वो चढ़ता रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है? तो आर्द्रता को किससे मापते हैं? तो आर्द्रता को जो हम लोग मापते हैं उसे मापते हैं आर्द्रता मापी से मापते हैं। किससे मापते हैं? आर्द्रता मापी से मापते हैं। जिसे इस आर्द्रता को हम आर्द्रता मापी से मापते हैं, या इसे हाइग्रोमीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्द्रता मापने वाले यंत्र को तो उसे हाइग्रोमीटर भी बोलते हैं। इसे आर्द्रता मापी भी बोलते हैं और इसे हाइग्रोमीटर भी बोलते हैं। हाइड्रोमीटर क्या होता है? जो ये हाइड्रोमीटर होता है ये होता है तरल पदार्थों के सापेक्ष घनत्व को बताता है। क्या बताता है? ये तरल पदार्थों के सापेक्ष घनत्व को बताता है। सापेक्ष घनत्व को बताता है। तो ये हाइड्रोमीटर जो होता है तरल पदार्थों के सापेक्ष घनत्व को बताता है। और ये जो पायरोमीटर होता है ये क्या करता है? पायरोमीटर जो होता है दूर की वस्तु का तापमान बताता है। पायरोमीटर जो होता है ये दूर की वस्तु का तापमान बताता है। पायरोमीटर जो होता है ये दूर की वस्तु का तापमान बताया होता है। आप लोगों ने भी कोविड के दौरान देखा होगा कि लोगों का जो टेम्परेचर होता है वो किसी मशीन से दूर से ही माप लिया जाता है, वो पायरोमीटर ही होता है। उसमें पायरोमीटर ही होता है जो दूर की वस्तुओं का तापमान बता देता है। कोविड के दौरान आप लोगों ने बहुत देखा होगा जो दूर से ही लोगों का टेम्परेचर बता देते थे कि व्यक्ति को कितना टेम्परेचर है, यानी कि उसे फीवर है या नहीं है। और ये लैक्टोमीटर क्या होता है? ये लैक्टोमीटर होता है ये इससे जो है ना दूध की शुद्धता को मापते हैं। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापते हैं। तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापते हैं। हाइड्रोमीटर से तरल पदार्थ के विशेष सापेक्ष घनत्व को मापते हैं। और हाइग्रोमीटर से जो मापते हैं आर्द्रता मापते हैं। और पायरोमीटर से जो मापते हैं तो इससे मापते हैं तापमान मापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण? तो दूध को मथने पर उसमें से क्रीम अलग हो जाती है, किसके कारण हो जाती है? तो जब दूध को मथते तो उससे तो दूध अलग हो जाता है और क्रीम अलग हो जाती है, यानी कि क्रीम जो होती है वो दूध से थोड़ा ना भारी होती है, इसलिए वो अलग हो जाती है। तो किस कारण अलग हो जाती है? तो वो जो अलग हो जाती है अपकेंद्र बल के कारण अलग हो जाती है। किसके कारण अलग हो जाती है? तो वो जो है ना अपकेंद्र बल के कारण है जो दूध से क्रीम अलग हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव, तो जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, तो पृष्ठ तनाव जो होता है वो क्या करता है, वो पृष्ठ तनाव अपने क्षेत्रफल को कम करने की कोशिश करता है। यानी कि जो कभी आपने दूध पकाया होगा तो दूध में क्या होता है, नीचे से तो तरल रहता है लेकिन ऊपर उसमें साड़ी जम जाती है। तो वो किस कारण जम जाती है, तो वो जो साड़ी जमती है वो पृष्ठ तनाव के कारण ही जम जाती है। वो क्या करते हैं, अपने अणुओं को पकड़ के रखता है। और जबकि जब डिटर्जेंट का हम लोग प्रयोग कर देते हैं तो उसमें क्या करता है, वो अणु उसके दूर दूर हो जाते हैं, जिसके कारण वो लिक्विड जो है गाढ़ा ना होके पतला हो जाता है। डिटर्जेंट डालने से वो लिक्विड या जो भी जिसमें भी डिटर्जेंट या डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है, यानी कि वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। इसका इसलिए प्रयोग किया जाता है ताकि कपड़े जल्दी से साफ हो जाए। पानी जहाँ तक नहीं पहुँच सकता है पतला होने के कारण, उसके अंदर से जमी हुई धूल मिट्टी के कण को बाहर निकाल दे, इसलिए डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम उसके सबसे ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि तो किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम उसके ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि तो देखिए क्या होता है, झरना जो होता है किसी ऊंचाई पर होता है। झरना जो यहाँ से मान लो यहाँ पर गिर रहा है तो यहाँ तली हो गए, यहाँ से झरना गिर रहा है तो झरना क्या है, ऊंचाई से गिर रहा है। जब किसी वस्तु में कोई ऊंचाई आ जाती है तो उसमें जो होता है एक प्रकार की स्थितिज ऊर्जा हो जाती आ जाती क्या आ जाती है, एक प्रकार की स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। यानी कि जो स्थिति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो यानी कि जितनी ऊंचाई पर जाएगी उतनी ही स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। तो इसमें क्या हो गया, झरने के पानी में हो गया एक प्रकार की स्थितिज ऊर्जा होगी। लेकिन जब वहां से पानी गिरा तो उसमें स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा भी थी, लेकिन ऊपर से गिरने के कारण उसमें गति भी आ गई पानी में। तो गति के कारण जो ऊर्जा आ गई तो उसमें और कौन सी ऊर्जा आ गई, तो उसमें आगे गतिज ऊर्जा भी आ गई। कौन सी ऊर्जा आ गई, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा, स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा भी थी, और पानी ऊपर से जब नीचे गिरा तो पानी नीचे गिरने के कारण गति के कारण उसमें गतिज भी ऊर्जा आ गई। तो जब किसी वस्तु में दोनों ही ऊर्जा आ जाती हैं तो उसे क्या कह देते हैं, तो उसमें कौन सी ऊर्जा हो जाती है, तो जब दोनों ऊर्जा हो जाती है तो उसमें बोल देते हैं कि उसमें यांत्रिक ऊर्जा आ गई। क्या कौन सी ऊर्जा आ गई, यानी कि उसमें यांत्रिक ऊर्जा आ गई। तो दोनों ऊर्जाएं जिसमें होती हैं तो उसमें होती है यांत्रिक ऊर्जा के अंतर्गत दोनों ऊर्जाएं आ जाती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गिरते हुए पानी की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है, गिरते हुए पानी की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। ऊष्मा यानी कि एनर्जी में परिवर्तित हो जाएगी। जब ऊपर से कोई वस्तु गिरेगी स्थिति के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा भी है और गति के कारण उसमें गतिज ऊर्जा भी है, तो उसमें क्या नीचे गिरेगी तो उसमें हो जाएगी ऊष्मा में, यानी कि वो एनर्जी में परिवर्तित हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि, तो पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि में क्या परिवर्तन होगा, तो देखिए पेंडुलम को जब चंद्रमा पर ले जाएंगे तो क्या होगा, चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो कम होता है। क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण, तो चंद्रमा पर जो पृथ्वी की तुलना में गुरुत्वाकर्षण कम होता है, इसलिए वहां पर क्या होगा, तो उसका समय जो है वो गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण उसका समय जो बढ़ जाएगा, यानी कि घड़ी का टाइम जो है बढ़ जाएगा, पेंडुलम का टाइम बढ़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैद्युत परिसंचरण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होती है, तो वैद्युत परिसंचरण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होती है, तो ये जो एकत्रित होती है कैथोड में एकत्रित होती है। कहाँ पर एकत्रित होती है, तो ये कैथोड में एकत्रित होती है। तो आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या अच्छी नहीं लगी, जो भी आपको जैसी भी क्लास लगी हो तो आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दें कि आपको क्लास कैसी लगी। और अगर क्लास में कोई क्वेश्चन या कुछ भी गलत हो गया तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सुधार करने की कोशिश करेंगे।